हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको 11th और 12th दोनों के छात्र छात्राओं को देखना चाहिए। जब तक ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है आपको बायोलॉजी जो है वो समझ में नहीं आता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी अध्याय हैं, उस एक्सरसाइज और उस अध्याय में जो है आपका ये टॉपिक जो है बार बार आते रहता है। तो आपको जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम जो है इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबसे पहला तो हमारा जो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला जो टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा हमारा कोशिका। कोशिका यानी सेल। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा कोशिका। तो कोशिका सबसे पहले जानेंगे कोशिका क्या है। कोशिका कहते किसे हैं, है ना। आप लोग पहले भी कोशिका के बारे में पढ़ चुका है और इस चीज के बारे में चर्चा करना है इसलिए, हालांकि ये जो है आपके क्लास 11th में कोशिका संरचना एवं कार्य एक चैप्टर दिया गया है, उसमें ये दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन वहां जो है हम इसके विस्तार रूप को जानते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम लोग इसके जो मेन फैक्ट हैं, बेसिक है, उस चीज को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका कहते किसे हैं। तो कोशिका कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कहता है कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इस कहने का मतलब कि संरचनात्मक यानी हमारे यानी कि किसी भी जीव का जो शरीर बना हुआ होता है तो वह कोशिकाओं से जो है वो बना हुआ होता है। जीव शरीर की रचना जो है, संरचना जो है वह कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो जैसे हमारी ये हाथें हैं, ये सोना चांदी निकेल है ना, इन सभी चीजों से बना हुआ नहीं है। ये हमारा शरीर जो है किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जीव शरीर की संरचनात्मक यानी कि जीव शरीर की जो संरचना होती है ना, वह किसका होता है, कोशिका का होता है। एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक मतलब हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन का कार्य कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जो हमारे कोशिकाओं के द्वारा, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होना यह भी कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसलिए कोशिका को जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है, ठीक है। तो कोशिका जो है जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा आता है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है।
तो ध्यान देने वाली बात है कि कोशिका जो है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और और दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो है प्रो लगा हुआ है, प्रो 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 का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन कोशिका। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्राचीन। तो कहने का मतलब हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक जो है यह प्राचीन कोशिका है ना। उसके बाद ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो होती कैसी है। तो मैं सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। ये तो इसके अंदर जो एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो है वो डीएनए होती है। ठीक है, डीएनए होती है इस प्रकार से घुमा हुआ, इसके अंदर जो है डीएनए होता है। इसको जो है इसको कहा जाता केंद्रक कला, इसको केंद्रक कला या इसको केंद्रक आवरण भी बोलते हैं, इसको केंद्रक कला या आवरण। ये बाहर यानी कि ये डीएनए को जो ये बाहर से घेरा हुआ, ये घेरा हुआ जो क्षेत्र है, इसको जो है बोला जाता है केंद्रक कला या केंद्रक आवरण। ठीक है, इसी से सटा हुआ, इसी से जो सटा हुआ है वो एक उपकरण होता है, इस प्रकार से नीचे भी इस प्रकार से, और इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे दाने जैसे आकृतियां बनी होती है, दाने जैसी आकृतियां बनी रहती है, ये छोटे छोटे, ठीक है, दाने जैसी आकृतियां, जिसे राइबोसोम बोलते हैं, जिसे राइबोसोम बोला जाता है। और इसे जो है कहा, तो चलिए इस आवरण को जो है यानी कि बोला जाता है अंतःप्रद्रवयी जालिका, अंतःप्रद्रवयी जालिका। ठीक है, इस आवरण को जो है, इस केंद्रक कला से ही यह आवरण जो है इस पर सटा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। तो और भी कुछ इसके कोशिकांग होते हैं। एक कोशिकांग इस प्रकार से होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से ये होता है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार की संरचनाएं होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी में एक और संरचना पाई जाती है जो इस प्रकार की होती है। तो ये संरचना जो है हरित लवक कहलाता है, ये संरचना जो है हरित लवक कहलाती है। इस प्रकार की संरचना, इस पे ऐसे ऐसे डॉट बना हुआ रहता है। ठीक है, इसे बोला जाता है हरित लवक, हरित लवक। इसमें जो है कुछ दाने जैसी आकृतियां होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई होती है, है ना, इसे बोला जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है,
तो ये जो इसके अंदर ये सारे जो ये राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब जो ये सब जो पाया जाता है, गोल्डी बार्डी और ये सारा चीज जो पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग कोशिकांग कहा जाता है, मतलब कोशिकांग। कोशिकांग कोशिकांग मतलब कहने का मतलब कोशिका के अंग, है ना। अगर जब इसे हम तोड़ कर देखते हैं तो कोशिका के अंग, उसी को हम बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं, ये था आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अब जो हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है, इसके ऊपर जो है एक और आवरण होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है डीएनए पूरा, इस डीएनए जो है वो पूरा इस प्रकार से बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्या रहता है, इसी में बिखरा हुआ रहता है इस प्रकार से। और कुछ एक संरचनाएं जो है यहाँ इस प्रकार से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी कि इसके केंद्र इसके जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग जो है वो स्पष्ट रूप से अपने आकार में, अपने साइज में जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसके जो है कोशिकांग उपस्थित नहीं होते। तो दोनों में कभी कभी जो है दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब यहां देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा अंतर देखते हैं। पहला अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक आवरण, है ना, या केंद्रक कला। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला जो है, यूकैरियोटिक में केंद्रक कला क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और दूसरा क्या है, दूसरा अंतर यह है कि इसके कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, कोशिकांग अनुपस्थित। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके जो है केंद्रक कला आवरण यहाँ उपस्थित है और इसके अंदर जो है ये कला आवरण उपस्थित नहीं है। और इसके अंदर जो है कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सारे जो है कोशिकांग इसके उपस्थित है, वो दिखाई देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे कोशिकांग जो है दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है किसमें, यानी कि कैसे जीवों में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कैसे जीवों में पाया जाता है। तो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, यह कोशिका बैक्टीरिया बीजीए तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, बीजीए में और माइकोप्लाज्मा। ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, जिसे हम लोग हिंदी में नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया हो गया, ये बीजीए हो गया और ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इन जीवों में जो है आपका जो है कौन सा कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कवक में, पादप में, कवक, पादप, जंतु, कवक, पादप, जंतु, प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक यानी कवक में, पादप में, जंतु में, प्रोटोजोआ में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बात समझ में आ गई। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसमें, कवक में, पादप में, कुछ जंतुओं में, कुछ प्रोटोजोआ में,
ये कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? ये यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है पाई जाती है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में। तो यहां एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा जो है यह पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी जीव कोशिका है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी जीव कोशिका होती है। और दूसरा दो चीज याद रखना है, एक तो यह पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी जीव कोशिका होती है, और दूसरा जो है यह जो है ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, यह जो है ऑक्सीजन के बिना जो है जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा यह पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी जीवित कोशिका है, और दूसरा यह जो है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो ये दो पॉइंट हैं किसके लिए? माइकोप्लाज्मा के लिए। अब तो यही आप लोग जो है, आप लोगों से एक सवाल करता हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आप जो है अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा कोशिका। ठीक है, कोशिका के प्रकार। और कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के सारे जो है कोशिकांग वो बिल्कुल सजे हुए रहते हैं, यानी उपस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग वो जो है दिखाई नहीं देते, उन्हीं के जीव द्रव्य में वो जो है क्या रहता है? घुला मिला रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कवक, पादप, जंतु, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। चलिए, अब जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का अगला जो टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, इसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन यानी सेल, कोशिकाओं का जो है डिवीजन यानी बंटना, कोशिकाओं का डिवीजन यानी बंटना। तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, है ना? जब कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बट जाए तो यह कोशिका विभाजन, तो वह प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाता है। चलिए, तो देखिएगा, कहता है जब कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो वह प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाता है। मतलब कोई एक सेल है, यह जो है कितने भागों में? दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए। तो यहां एक देखने वाली बात है कि कोई एक छोटा सा बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है। तो कैसे बड़ा हो जाता है? तो जीव शरीर के अंदर जो है सेल डिवीजन यानी ये कोशिका विभाजन चलता रहता है। कोशिका जो है बढ़ते रहती है। जब कोशिका बढ़ते रहती है तो शरीर का आयतन जो है वो बढ़ता है, तो जब शरीर के अंदर जो है कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो शरीर का आयतन बढ़ेगा। जब शरीर का आयतन बढ़ेगा तो उसका हाइट भी बढ़ेगा। उसका क्या होगा? हाइट भी बढ़ेगा। तो वही कहने का मतलब वही है कि ये सेल डिवीजन जो है, कोशिका जो है वह जो है यानी कि बढ़कर दो हिस्से में, कभी कभी ये दो से अधिक भी संख्या में होता है। तो
हम यहाँ दो ही देखते हैं कि सेल जो है वह जब दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो उसी वही प्रक्रिया जो है कोशिका विभाजन कहलाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। तो यहाँ हम देखने वाली बात यह है कि होता क्या है कि जैसे कोई सेल है और ये उस कोशिका का जो है केंद्रक है ना, कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इस केंद्रक के अंदर जो है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो जब यह कोशिका बंटने लगती है, कोशिका जो है विभाजित होने लगती है, तो इसके अंदर वो केंद्रक जो है गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। किसका? गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। और गुणसूत्र की रचनाएं जो है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ठीक है, गुणसूत्र की जो रचना होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ये आकार ले लेता है और ये इस आकार के कारण जो है ये कोशिका जो है बंटने लगती है। तो कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना? सबसे पहले देखते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो पहला होता है आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और दूसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला आपका समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन कैसे होता है। तो पहला जो हम देख रहे हैं समसूत्री विभाजन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई एक कोशिका जो है वह दो हिस्सों में बंट जाती है, दो हिस्सों में बंट जाती है। तो समसूत्री विभाजन में होता क्या है कि इसका जो मदर सेल है, यानी कि मदर सेल जो कोशिका बढ़ती है उसको जो है मदर सेल बोला जाता है। इसको जो है मातृ कोशिका कहा जाता है। इसको मातृ कोशिका कहा जाता है, मदर सेल। मदर सेल कहा जाता है। और ये दोनों जो कोशिकाएं बंटकर अलग होती है, इसको डॉटर, डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है डॉटर संतति कोशिका, इसे बोलते हैं संतति कोशिका। तो ये मदर सेल जो है वो दो हिस्से में टूटकर डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, ये टूट जाती है और ये डॉटर सेल्स में ये संतति कोशिका का निर्माण करती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें क्या होता है कि संतति कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब जैसे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। ठीक है, 46 होता है। तो 46 होता है। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, इस विभाजन की प्रक्रिया में भी यानी कि मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका अलग होता है, उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46 ही होती है। ठीक है, यानी डॉटर सेल्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में यही होता है। तो और देखते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में होता है कि कोई सेल है ना, जब ये दो हिस्से में बढ़ता है, विभाजित हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री मतलब आधा है ना, इसका जो आधा, गुणसूत्रों की संख्या अगर इस सेल में 46 है
तो ये बंटने के बाद इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23, और इसमें 23, आधा आधा। ठीक है, तो इससे जो है अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको, अर्धसूत्री विभाजन। यानी इसके अंदर के जो गुणसूत्र हैं वो बटकर आधे आधे हो जाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि समसूत्री विभाजन कहां होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन कहां होता है और अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है। तो दैहिक कोशिका, इसे बोल दैहिक कोशिका, है ना, दैहिक कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि हमारे शरीर के पूरे शरीर की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ही कोशिका ऐसा है जिसे हम बोलते हैं जनन कोशिका, जिसे हम बोलते हैं जनन कोशिका। इसे जनन कोशिका कहा जाता है जहां होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि समसूत्री विभाजन जो है हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में होती है, मात्र एक ही कोशिका में जो है हमारे शरीर के एक ही कोशिका में यानी जनन कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह इसलिए होता है कि जनन कोशिकाएं जो है वह युग्मक को उत्पन्न करती है। ठीक है, वह जनन कोशिकाएं जो है युग्मक को उत्पन्न करती है। ये मादा युग्मक और नर युग्मकों का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां एक बात आती है कि ये अर्धसूत्री विभाजन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि यह अर्धसूत्री विभाजन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं जनन। ठीक है, जनन की क्रिया, जनन, रिप्रोडक्शन। जनन किसे कहते हैं, सबसे पहले जाने जनन कहते हैं किसे हैं। तो जनन के द्वारा ही नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नए संतान की उत्पत्ति होना। ठीक है, तो जनन के द्वारा ही जो है नए संतान की उत्पत्ति होती है। और इसी के दौरान तो जनन के लिए जो है दो चीजें आवश्यक होती है। जनन के लिए कितनी, दो चीजें, एक नर जनन कोशिका, दूसरा मादा जनन कोशिका। ठीक है, नर जनन कोशिका जो है नर युग्मक का निर्माण करती है, नर युग्मक का निर्माण करती है, और मादा जनन कोशिका जो है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि नर जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र, नर जनन कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र हैं, और नर युग्मक में कितने, 23, और मादा जनन कोशिका में कितने, 46 हैं, और मादा युग्मक में 23। अब यह बात आती है कि जब इन नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो यह युग्मनज बनाता है। युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है, और यही युग्मनज जो है बड़ा होकर एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो अब यह बात आती है कि नर जनन कोशिका से नर युग्मक जो बनता है, नर जनन और मादा जनन कोशिका से मादा युग्मक, नर जनन कोशिका से जो नर युग्मक बनता है यह बनता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। कौन से विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अब यहां एक चीज देखते हैं कि अगर यहां देखते हैं कि नर युग्मक से युग्मनज यहां बनाया,
जाइगोट। जाइगोट में देखते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, यहां से नर युग्मक से आया कितने 23 और मादा युग्मक से आया 23, तो टोटल कितने हो गए 46। तो शिशु यानी कि इस शिशु यानी युग्मनज में भी जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाती है। अब यहां बात करते हैं कि अगर यहां समसूत्री विभाजन हो, ठीक है, समसूत्री विभाजन हो तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि नर युग्मक में भी कितनी कोशिकाएं आ जाएगी, नर युग्मक में भी नर युग्मक में भी जो है कि अगर 46 कोशिकाएं हो और मादा में भी 46 कोशिकाएं हो, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो युग्मनज में जो है कितनी 92 कोशिकाएं हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है, मानव शरीर में जो है 92 कोशिकाएं होती ही नहीं है। तो यही कारण है कि जनन के लिए, ठीक है, नए संतान की उत्पत्ति के लिए नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और इन्हीं दोनों यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। इस जायगोट में भी जो है आपका क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो है वह मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, और यही जायगोट जो है बड़ा होकर एक शिशु यानी चाइल्ड का रूप धारण कर लेता है। यही कारण था कि ये नर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन इंपॉर्टेंट है। नर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि कोशिका के प्रकार, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है और कौन कौन सी कोशिका कौन कौन से जीवों में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल डिवीजन, कोशिकाओं का बंटना, है ना। सेल डिवीजन को देखा, सेल डिवीजन दो प्रकार के हो, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो भी कोशिकाएं विभाजित होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो भी कोशिकाएं डिवाइड होती है, बढ़ती है, तो उनमें जो है गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। तो ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा। हो सके तो आप लोग जब हमारे वीडियो को देख रहे हो उस समय जो है आप लोग नोटबुक लेकर के बैठे और हमारे साथ साथ मैं सारा चीज जो है आपको क्लियर करके बताते जा रहा हूं, और आप जो है उसको लिख भी सकते हैं। जब मैं बोल रहा होता हूं आप उसको जो है लिख भी सकते हैं, उस टॉपिक को आप क्लियर भी, अपना नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं तो हमारे वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो पुनः जो है दोबारा किसी भी टॉपिक को आप अगर पुनः समझना चाहें तो हमारे वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग। हमारा जो अब अगला होगा कि हम लोग जो है थोड़ा क्लास 12th के सिलेबस, है ना, क्लास 12th के सिलेबस पे जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि हमारा क्लास 12th का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और कितनी इकाइयों यानी कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस को जो है कितनी इकाइयों में बांटा गया है, कौन कौन से अध्याय हैं, उसे जो है कैसे पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय के अंतर्गत कितने कितने चैप्टर रहे हैं, और उस चैप्टर में जो है क्या क्या हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, और हमारा जो है फिर यानी कि अगले वीडियो के बाद जो है हमारा चैप्टर 1, है ना, चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को गौर से देखें, समझें। अगर कहीं आपको कहीं डाउट्स, कहीं मन में कुछ सवाल क्वेश्चंस आता है
तो आप जो है कमेंट करें हमें, ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।